चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करेंगे पनिशमेंट की। पनिशमेंट सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 13 तक टोटल आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 सेक्शन है ना, 6 नहीं 9 10 सेक्शन है, सॉरी 10 सेक्शन है। 10 सेक्शन का हम लोग समझेंगे। इसमें हम समझेंगे काइंड्स ऑफ पनिशमेंट को, क्या नए चेंजेस आए हैं, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का क्या रूल्स वगैरह, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरीज से। तो आप लोग लिख लीजिए, इसको मेंशन कर लीजिए कहीं पर भी। थ्योरीज जो है पनिशमेंट क्या है हमारी, है ना। तो कहीं कहीं पर आपको 4 थ्योरी मिलेगी, कहीं पर आपको 5 थ्योरी मिलेगी। तो सबसे पहली थ्योरी है दैट इज डिटरेंट थ्योरी, है ना। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है डिटरेंट थ्योरी। ठीक है, डिटरेंट थ्योरी जो है आपकी वो बात करती है कि कोई भी इंसान अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसको पनिशमेंट ऐसी दी जाएगी दैट it will be an example for the other person who commit same kind of crime or who are thinking to commit same kind of crime, कि आपको अगर ऐसा किया तो फिर आपको ऐसी सजा मिलेगी। तो वो डिटर करे, मतलब उनको डर हो उससे। फिर कहने का मतलब है डर बैठाना दूसरे लोगों के दिमाग में, ऐसी पनिशमेंट दी जाए कि जिससे उनके दिमाग में डर आ जाए कि अब वो इस क्राइम को करने से दूर भागे। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है डिटरेंट थ्योरी। सिंपल से मतलब है कि भाई हम जो ऑफेंडर है उसको ऐसी पनिशमेंट देंगे ताकि दूसरों को एक तरह से सीख मिल सके कि अगर आपने क्राइम किया तो आपको ऐसी सजा मिलेगी। ठीक है, दूसरी थ्योरी है आपकी, सिंपल सी बात है, डिटरेंट थ्योरी में कोई इतना बड़ा मतलब ये नहीं। दूसरी थ्योरी आपकी प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी का सिमिलर कंसेप्ट एक ये है कि भाई आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देना जिससे अब आप दोबारा उस क्राइम को कमिट नहीं कर सकते। प्रिवेंटिव थ्योरी का एग्जांपल है डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। डिटरेंट थ्योरी का अगर एग्जांपल लें तो आप लोगों ने देखा होगा, पुराने जमाने में किसी मूवी वगैरह में देखते होंगे कि बीच सड़क पे लोगों का गर्दन काट दिया जाता था, लोगों के हाथ काट दिए जाते थे, लोगों को बीच सड़क पे जो है सजाए मौत में जो पनिशमेंट होती थी, फांसी की सजा, वो सब बीच रोड पे दी जाती थी। देखा होगा किसी ने किसी मूवी में ये सारी सीन। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिटरेंट थ्योरी, है ना, कि आप सोसाइटी को डरा रहे हो कि देखो अगर कल की डेट में आपने ये क्राइम किया तो कल आपको भी यही सजा मिलेगी। विक्रांत कोई सवाल है? हैंड रेज कर रखा? नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं था। अच्छा ठीक है। तो द पॉइंट इज कि डिटरेंट थ्योरी का मतलब है कि आपको तो सजा हम दे रहे हैं, ठीक है, आपने जो क्राइम किया उसके लिए हम आपको पनिशमेंट तो दे रहे हैं, बट वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल टू द अदर पर्सन ऑफ द सेम माइंड, ये जो फ्यूचर में सोच रहे हैं क्राइम करने का, कि भाई अगर आपने किया तो आपको ऐसी सजा मिलेगी। दूसरा है प्रिवेंटिव, कि आपको हम ऐसे सिचुएशन में डाल दें ताकि यू आर नॉट एबल टू कमिट क्राइम अगेन। ठीक है, तो आपको डेथ पेनल्टी दे दी, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। अब डेथ पेनल्टी दे दी तो आप रहेंगे नहीं, तो क्राइम करेंगे नहीं दोबारा। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दी तो अब आप जिंदगी भर जेल में रहेंगे, तो आप दोबारा क्राइम नहीं कर सकते। ठीक है, देन उसके बाद तीसरी थ्योरी है दैट इज आपका रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जो ज्यादातर इंडिया में फॉलो की जाती है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी का रूल ये है कि हम ट्राई करेंगे कि भाई जो भी ऑफेंडर है उनको रिफॉर्म करने का। कैसे रिफॉर्म करने का? तो उनको कुछ हम ऐसी फैसिलिटी देंगे, ऐसे इन्वायरमेंट में रखेंगे ताकि वो जो भी क्रिमिनल माइंड से आए थे अभी के टाइम में, वो अब बाहर जब निकले तो चेंज हो जाए। ठीक है, दैट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी, और जो हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं ज्यादातर, मतलब इंडिया में रिफॉर्मेटिव एंड प्रिवेंटिव थ्योरी का जो मिक्सचर है काइंड ऑफ पनिशमेंट इंडिया में। हम लोग इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दे रहे हैं, डेथ भी दे रहे हैं, लेकिन जब जेल का जो सिस्टम हमारा ऐसा है जहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं रिफॉर्म करने का, वहां पे लोगों को, अगर आप तिहाड़ जेल में कोई गए होंगे, अगर आप लोग देखेंगे तो तिहाड़ जेल में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, मतलब जो बहुत सारी जगहें नहीं, मतलब बहुत सारे सिस्टम ऐसे बने हुए हैं वहां पे कि लोगों को वहां पे चेंज करने के लिए, चेंज होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आपको वहाँ पे पूरा एक म्यूजिक सिस्टम का एक ऑफिस मिलेगा जहाँ पे जो भी कैदी आएंगे, अगर उनको म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्ट है तो वो सीख सकते हैं। वहाँ पे पूरा टीचिंग के लिए पूरी लाइब्रेरी आपको मिलेगी, वहाँ पे पूरी एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री आपको मिलेगी, वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूरी एक मतलब क्लास मिलेगी, सारी चीजें। तो कहने का मतलब है कि हम को लगता है कि जो लोग हैं उन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें क्राइम कर दिया, कुछ चीजें हो गई, ठीक है, वो बुरे हो गए थे कुछ टाइम के लिए, बट we give them a chance to reform themselves and to like again सोसाइटी में एक नॉर्मल जैसे पर्सन रहते हैं उनकी तरह वो लोग रहने लगे। ठीक है, तो हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी की बात करते हैं यहाँ पे। एंड देन लास्ट वन इज
रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी बेसिकली अगर आप लोग बात करें तो ही हाथ के बदले हाथ, आई के बदले हाथ आई, है ना, दांत के बदले दांत, टूथ वर्सेस टूथ, मतलब टूथ फॉर टूथ वाला जो रूल है वो फॉलो होता है कि जो आपने क्राइम किया है वैसा ही सेम पनिशमेंट आपको मिलेगी। अगर आपने किसी का हाथ काट दिया तो आपके भी हाथ काट दिए जाएंगे, आपने किसी की जान ले ली तो आपकी भी जान ले ली जाएगी, आपने किसी का दांत तोड़ दिया तो आपके भी दांत तोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जैसे को हम लोग कहते हैं ना जैसे को तैसा वाला सिस्टम, तो वो चीजें इस थ्योरी में, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी में अप्लाई होती है। यहाँ पे जैसा पेन आपने सामने वाले पर्सन को, जो विक्टिम है, उसको दिया है, सेम पेन शुड बी इन्फ्लिक्टेड अपॉन यू। ठीक है, आपको सेम टाइप का पनिशमेंट जो है वो दिया जाएगा, दैट इज रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। देन इसके बाद एक और थ्योरी जो पहले बहुत ज्यादा चलती थी बट अब जो है वो चीजें उतनी ज्यादा सिस्टम में नहीं है, उतनी ज्यादा इस थ्योरी के बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता, बट फिर भी है एक। देन पांचवी जो थ्योरी वो है एक्सपायरेटरी थ्योरी, EXPIATOR, एक्सपायरेटरी थ्योरी। इसमें मतलब ये होता है कि जो विक्टिम है हमारा, उसको हम कंपनसेट करते हैं। ठीक है, पुराने जमाने में होता था कि बड़े बड़े लोगों से क्राइम हो गया तो भाई उसको कहा जाता है कि अब आप कैसे इन चीजों को ठीक करेंगे, तो बोले जो इसके सजा है वो हम उसको ठीक कर देंगे। जैसे कि पुराने जमाने में अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी, किसी ने कोई रेप का ऑफेंस कर दिया तो भाई आपको सजा देने के बजाय आपको करना है कि भाई उस लड़की से शादी करो, उस लड़की को अच्छे से रखो, है ना। एक रजनीकांत की मूवी थी, उसमें उसके भाई का बेटा रहता है, आप लोगों ने शायद वो मूवी देखी होगी। उसको कहता है कि भाई लड़की से शादी करनी होगी और उसको अच्छे से रखना होगा। सो द पॉइंट इज कि आप एक कंपनसेशन ऐसा सामने वाले को दो जिससे आप, ऑब्वियसली बात है, उसको तो आप रिटर्न बैक तो नहीं कर सकते, बट आप सामने वाले को कंपनसेशन ऐसा दो जिससे उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज है, बट अभी वही टाइम है कि अब कंपनसेशन मिलती है अभी भी कहीं भी टाइम में, है ना, फाइन वगैरह का प्रोविजन अब भी हम रखते हैं, बट द पॉइंट इज कि वी ऑल्सो फॉलो द अदर काइंड ऑफ पनिशमेंट इन स्पाइट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी एज वेल, है ना। मतलब इस थ्योरी को फॉलो करने के साथ साथ हम दूसरी थ्योरीज के भी चीजों को लेते हैं वहां पे, है ना। किसी ने अगर मान लीजिए किसी लड़की के ऊपर एसिड अटैक कर दिया, तो जो भी उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए एक्सपेंसेस हैं, सारा वो खर्चा वो एक्यूज देगा, वो सॉरी वो मतलब जो कन्विक्टेड पर्सन है वो देगा, बट साथ ही साथ उसको पनिशमेंट भी मिलेगी, वट एवर द पनिशमेंट लाइक गिवन इन द BNS और जो हमारा अर्लियर लॉ था IPC उसमें डिसाइडेड थी, वो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी उसकी। ठीक है, तो इस थ्योरी में बेसिकली है कि आप कंपनसेशन देके छूट जाओगे, है ना। इस थ्योरी में यह है कि आपने कंपनसेशन दिया एंड देन योर लायबिलिटी इज ओवर, है ना। अब आपको कुछ नहीं करेगा, अपना जो विक्टिम है वो अपना कंपनसेशन लेगा और चला जाएगा। एक्सपायरेटरी थ्योरी, लेकिन एक्सपायरेटरी थ्योरी एक सिंगल फॉर्म में हमारे पास नहीं है ना। कुछ कुछ केसेस में अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी, बट मैक्सिमम केसेस में आपकी हम लोग रिफॉर्मेटिव प्लस जो हमारा क्या कहते हैं उसको प्रिवेंटिव थ्योरी है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये 5 थ्योरियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है, यानी इन्हीं 5 थ्योरियों के बेसिस पे हम लोग अब देखेंगे कि क्या क्या टाइप की पनिशमेंट हमारे यहाँ दी जाती है। तो अभी के टाइम में कितनी पनिशमेंट है? 6 पनिशमेंट है, पहले 5 थी अब 6 हो गई है, तो उस सब चीजों को देखते हैं हम लोग। सेकंड पेज आ रहा है आप लोगों को सामने स्क्रीन पर, ठीक है। चैप्टर 2 पनिशमेंट सेक्शन 4 स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को ये वाली? यस सर। ओके, चलिए, तो देखिए इसको, इसके पीछे थोड़ी एक हिस्ट्री है, उसको पहले समझिए। जब हमारा IPC बना था ना, जब हमारा IPC बना था तो उस टाइम में हम लोगों ने इसमें 6 पनिशमेंट रखी थी। ठीक है, एक पनिशमेंट थी ट्रांसपोर्टेशन, है ना, और एक पनिशमेंट और उसमें कुछ साथ में थी। ट्रांसपोर्टेशन को चेंज करके हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। 1955 में ये चेंज हुआ, ठीक है, और 1956 से ये इम्प्लीमेंट हो गया, आई एम नॉट रॉन्ग, यही शायद इसका ईयर, एक मिनट कंफर्म कर लूं। तो ट्रांसफॉर्मेशन को हटा के हमने जो है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, सर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि काला पानी की सजा जो होती थी, अंडमान में आपको भेज दिया जाता था तेज दुनिया से एकदम दूर, तो वो वाली सजा पहले आपको मिलती थी। ठीक है, वो वाली सजा को हमने देखा कि बॉडी ही रिग्रेस है, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है, ये है सारी चीजें हैं, तो हमने ट्रांसपोर्टेशन को हटा के जो है हमने क्या कर दिया, उसकी जगह पे हमने उसकी जगह पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ऐड कर दिया। ठीक है, कि आपको पूरी जिंदगी अब जेल में रहना पड़ेगा।
आपको हम दूसरी कंट्री नहीं भेजेंगे, आपको अपनी कंट्री में रहना बट जेल में रहना, ठीक है। तो ये 1955 का अमेंडमेंट है। 1955 का अमेंडमेंट जो है इन्फोर्स में आया 1 जनवरी 1956 में। तो 1956 से अब सजा ट्रांसपोर्टेशन से हटके आपकी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गई। फिर एक और पनिशमेंट थी, वो मेंशन नहीं है, पता नहीं क्या थी, देखना पड़ेगा उसको। थर्डली जो में थी वो चीज हमने हटा दी 1949 में, ठीक है। इसको एक बार मैं देख लूंगा कौन सी सजा थी 1949। एक यहाँ पे एक पनिशमेंट और थी जिसको हमने हटा ही दिया, मतलब एक को तो हमने चेंज किया, एक को हमने हटा दिया। तो कहने का मतलब पहले 6 पनिशमेंट थी, ठीक है, फिर हमने उसको 5 कर दिया। नाउ अगेन वी हैव मेड ए 6 एडेड ए वन न्यू पनिशमेंट, दैट इज कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। तो पहले डेथ पेनल्टी थी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की जगह पर ट्रांसपोर्टेशन था। फिर 1956 से इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आ गया। फिर इम्प्रिजनमेंट थी, उसमें 2 तरीके की थी, रिगरस और सिंपल। रिगरस में आपसे हार्ड लेबर कराया जाएगा, सिंपल में आपस आपको जेल के अंदर रखा जाएगा। देन फॉर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को जो है वो जब्त किया जाएगा, उसको सेल वगैरह किया जाएगा, सारी चीजें होंगी। एंड देन उसके बाद फाइन। तो ये पनिशमेंट आईपीसी में पहले हमारी थी, जब तक हमारा आईपीसी था तब तक ये सारी पनिशमेंट थी। द न्यू पनिशमेंट दैट इज कम्युनिटी सर्विस इज एडेड बाय द बीएनएस, है ना, और ये अभी के टाइम में मिलती है कुछ कुछ केसेस में। और अगर आपने मेरा पहला लेक्चर किया होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ केसेस जो हैं 4-5 केसेस हैं जिसमें आपको कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लें तो अगर कोई इंसान चोरी करता है जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू या फिर जो भी पैसा जिसने चोरी किया है वो 5,000 रुपए से कम का है, तो उस सिचुएशन में जो जज है उसको, वो अगर पैसा या उस प्रॉपर्टी को वापस कर देता है तो उस पर वो कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट दे सकता है, कोई और दूसरी पनिशमेंट नहीं देगा। नॉर्मली में आपको थेफ्ट में आपकी पनिशमेंट है 3 साल की, है ना, अभी तो शायद बढ़ गई होगी 5 साल की, पता नहीं, देख लीजिएगा। बट द पॉइंट इज कि थेफ्ट में अगर आपने चोरी करी है, ये नया प्रोविजन ऐड किया गया कि थेफ्ट में अगर आपने चोरी किया और जो प्रॉपर्टी जिसकी चोरी आपने करी है उसकी वैल्यू 5,000 रुपए से कम है और आप वो प्रॉपर्टी वापस कर देते हैं या जो वैल्यू अमाउंट जो है वो वापस कर देते हैं, तो कोर्ट आपको इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट नहीं देगा। कोर्ट आपको जो पनिशमेंट देगा दैट इज ऑफ कम्युनिटी सर्विस ओनली, ठीक है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन को चेंज करके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन जो था वो आपका चेंज हुआ है। आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ जो है वो था नहीं पहले, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ चेंज होके जो है आपका वो हुआ है आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। ठीक है, तो कम्युनिटी सर्विस बेसिकली वही मोहल्ला क्लीन करवाना, आपसे नालियां साफ करवाना, पेड़ लगवाना, कुछ भी हो सकता है। कम्युनिटी सर्विस बेसिकली जो चीज आपकी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो, पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है। एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा इसका सिस्टम चेंज करूँ शेयरिंग का, ठीक है। एंटायर स्क्रीन अब सही है। तो अब देखिए ये दूसरा भी पेज आप लोगों को दिख रहा होगा ना, इसमें थोड़ी डिटेल है तो स्क्रीन पे रहती है ना, तो आप लोगों को चीजें, अगर कोई वॉइस का दिक्कत होगा तो आप लोग को इजिली चीजें समझ में आएगी। अब देखिए इसमें मैंने कहा क्या कहा, अब हमारे पास 6 तरह की पनिशमेंट है ना, 6 तरीके की पनिशमेंट है। पहली है डेथ, दूसरी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जिसमें आपको पूरी उम्र जेल के अंदर काटना है। तीसरा है इम्प्रिजनमेंट सिर्फ, उसमें रिगरस और सिंपल। इम्प्रिजनमेंट मतलब भाई 1 साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती है, 5 साल की हो सकती है, 10 साल, 15 साल, 14 साल, जितना भी कोर्ट आपका फिक्स करे। चौथा आपका क्या है, फॉर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। पांचवा आपका फाइन, और छठा है आपका कम्युनिटी सर्विस जो अभी नया ऐड किया गया। हमेशा ये याद रखिए, कम्युनिटी सर्विस एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि क्या पहले ये था या नहीं था, ठीक है। तो कम्युनिटी सर्विस जो है नया ऐड किया गया। नाउ एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। पहला है आपका डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी जो है वो बहुत ही रेयर केस में दिया जाता है। अगर हम लोग बीएनएस की बात करें तो ये देखिए स्क्रीन पे, ये कुछ पनिशमेंट हैं जिनमें आपको डेथ पेनल्टी मिलती है, ठीक है। क्या है वो, रेप के केसेस में कुछ कुछ है, मर्डर के केस में है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के केस में है,
कुछ अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में भी जब आप पहले से ही कैद में हो और आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया और सामने वाले को कोई इंजरी हो गई, ऐसा कुछ सिचुएशन में। टेररिस्ट एक्ट में है, किडनैपिंग फॉर मर्डर और रैंसम में है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, अबेटिंग म्यूटनी है ना उसमें है। फिर कोई ऐसा फॉल्स एविडेंस आप दे रहे हैं जिसमें कोई इनोसेंट पर्सन को सजा मिल रही है, कैपिटल पनिशमेंट मिल रही है। कोई ऐसा फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं, देने के लिए किसी को थ्रेट कर रहे हैं आप जिसमें उसको पनिशमेंट में डेथ पेनल्टी मिल सकती है, और डकैती कर रहे हैं कंपेंड विथ मर्डर। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें आपका पनिशमेंट टू डेथ जो है वो आपका कोर्ट दे सकता है। बट द क्वेश्चन अराइज है, मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग ज्यादातर स्टूडेंट जितने भी हैं वो कोशिश करिए कि चीजों को सुनिए और अपने में जितना हो सके वो लिखिएगा, है ना। इतना मतलब चक्कर में रहिएगा कि भाई सब चीजें लिख लें, जितना आप लोगों से दिमाग में जा रहा है उसको लिखिएगा बस, है ना। बाकी मैं नोट शेयर कर दूंगा तो उसको अपनी कॉपी को उसमें ऐड ऑन कर लेगा, बट अभी ध्यान से सुनिएगा ज्यादातर चीजों को। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अब इतने सारे केसेस में हमने डेथ पेनल्टी रख ली, तो अब अगर मान लीजिए जज के पास कोई केस आया और केस आने के बाद जो है ये प्रूफ हो गया कि उस पर्सन ने ये ऑफेंस किया, मान लीजिए उसने मर्डर किया, उसने डकैती कंपेंड विथ मर्डर किया, उसने रेप किया जो कि स्पेसिफिक ऑफेंस में आ रहा, तो क्या उस सिचुएशन में जज उसको डेथ पेनल्टी दे देगा? जज के पास ये पावर है? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आप डेथ पेनल्टी वाला ऑफेंस देखेंगे जिसमें डेथ पेनल्टी दी गई है, हर डेथ पेनल्टी वाले ऑफेंस के साथ साथ एक ये भी लिखा है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और मिनिमम 10 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर, ऐसे करके चीजें। तो कहने का मतलब है कहीं पर भी जो डेथ पेनल्टी है वो आपको अकेले फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो इसका एक और मतलब ये है कि डेथ पेनल्टी इज नॉट मैंडेटरी टू गिव। डेथ पेनल्टी आपको कब दी जाएगी? जब वो आपका केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फॉल करेगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का मतलब क्या है कि ऐसा उस तरीके से उसने उस ऑफेंस को किया है जिसमें ये लगे कि उस इंसान को डेथ पेनल्टी देना ही सोसाइटी के लिए सबसे बढ़िया है। क्योंकि पेनल लॉज क्या होते हैं? पेनल लॉज होते हैं एक पब्लिक लॉज। पब्लिक लॉज मतलब जिसमें अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं तो वो पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट माना जाता है। आप जो भी ऑफेंस करेंगे वो माना जाता है कि सोसाइटी के अगेंस्ट है, नॉट एन इंडिविजुअल के अगेंस्ट। किसी का आपने मर्डर कर दिया तो सिर्फ उसके अगेंस्ट आपने ऑफेंस किया, नहीं, आपने पूरी सोसाइटी के लिए अगेंस्ट वो ऑफेंस किया। तो इसलिए अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो वो अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में जाएगा, तभी आपको जो है वो जज क्या करेगा, वहां पे उसको डेथ पेनल्टी दे सकता है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। और ये कहा गया था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, 1980 का ये केस है, ठीक है। इतना इसमें याद रखिए कि द डेथ पेनल्टी कैन ओनली बी गिवन व्हेन द केस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है वो डिपेंड करेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर। अब जैसे कि आप लोग कोई पुणे वाला केस आपने सुना होगा, दिल्ली वगैरह का, जो लड़का लड़की साथ में लिव इन में रह रहे थे, अब उसने पीस काट के जो है उस लड़की की बॉडी को जो है अलग अलग जगह पे फेंका। कितना खतरनाक है वो। एक केस सुना गया था कि लड़की ने बॉयफ्रेंड का मर्डर करके उसको उसकी बॉडी को कुकर में बना के जो आसपास लेबर काम करते उनको खिला दिया। तो ये बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके से उन्होंने क्राइम किया, है ना। नॉर्मली किसी को आपने मार दिया, गए बंदूक से शूट कर दिया, गुस्सा था, झगड़ा था आपका, तो चलिए ठीक है भाई, आदमी का दिमाग थोड़ा सा हो जाता है, इस सिचुएशन में आपने कर दिया। बट ये जो है आपका कि भाई आप उसकी बॉडी तो एक तरह से इंसानियत के बहुत ही खतरनाक खिलाफ आपने कोई काम किया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको आपका जो केस है वो एज पर मतलब मेरे अकॉर्डिंग में, कि वो मेरे को लगता है कि ये जो पुणे वाला है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जाएगा, है ना। तो द पॉइंट इज कि केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में है या नहीं, ये डिपेंड करेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। वो वहां पे जज के डिस्क्रिप्शन के ऊपर, जज को लगता है कि हाँ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आ रहा है तो जज वहां पे डेथ पेनल्टी देगा, अदरवाइज जज कोई दूसरी पनिशमेंट भी दे सकता है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का जो टेक्निकल मतलब होता है वो आपका होता है कि रनिंग थ्रू आउट द लाइफ, नेचुरल लाइफ ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन, है ना। मतलब जब तक कन्विक्टेड पर्सन जिंदा है तब तक वो जेल में ही रहेगा, ठीक है। और किस केस में कहा गया ये? गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट, 1961 का केस। अब बहुत सारे अभी आप बीएनएस में एक्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें ये पूरी लाइन लिखी हुई है, स्पेशली अगर रेप वगैरह वाले सेक्शंस को आप देखेंगे, है ना, स्पेशली रेप वगैरह वाले सेक्शन देखेंगे तो उसमें पूरी लाइन लिखी गई कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मींस द पर्सन विल रिमेन इन द जेल थ्रू आउट हिज नेचुरल लाइफ, ऐसे करके मतलब सेंटेंस आपका लिखा है।
तो उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि पहले ये स्पेसिफिक चीजें आपको नहीं मिलती, धीरे 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 टाइम टू टाइम उन्होंने अमेंडमेंट किया, बहुत सारे प्रोविजन में हमने स्पेसिफिक मेंशन कर दिया कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब ही यही है कि आपको पूरी जिंदगी 14 साल 20 साल कोई मतलब नहीं है इसका, आप जब तक जिंदा है तब तक आप जेल में रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपकी सजा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट माफ कर दे या फिर आपको आपकी सजा प्रेसिडेंट कम कर दे। ठीक है, सो फिर सवाल आता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कैसी होगी, सिंपल होगी, रेगरस होगी? तो केएम नानावती बस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है 1962 का। इस केस में कहा गया है कि ऑलवेज रिगरस होगी। रिगरस का मतलब क्या होता है कि आपसे जेल के अंदर में हार्ड लेबर कराया। ठीक है, उसके बाद इसमें दो चीजें आपको समझनी है, एक है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस और दूसरा है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि जो जितनी आपको सजा मिली है उस सजा को कम कर दे। ठीक है, तो कोई भी पर्सन को चाहे मर्डर डेथ की पनिशमेंट मिली हो, चाहे उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिली हो, उसकी सजा को कम किया जा सकता है। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग इसने कहा, देखिए यहाँ पे लिखा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 474 सॉरी बीएनएसएस के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के जो सेक्शन है 474 के अकॉर्डिंग उसकी सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं, दूसरी पनिशमेंट में बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं उस ऑफेंडर के कंसेंट के बगैर। उससे हम पूछेंगे नहीं कि भाई तुम्हारी सजा, तुमको जेल में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जेल में तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, रहना है कि नहीं रहना है। हमको लगे कि नहीं उसका बिहेवियर सही है तो उसको अब सोसाइटी में लोगों के साथ छोड़ देना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ सकती है। अब कब किस केस में स्टेट गवर्नमेंट छोड़ेगी, किस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ेगी, ये हमारा बीएनएसएस जो है वो बताता है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। मेन पॉइंट है यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये जो वर्ड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, इसको अभी 2024 में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट में इसका मतलब बताया गया कि हु विल बी कंसीडर्ड एज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है किसको कहा जाएगा? केस का नाम लिख लीजिए, बिल्किस बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, बिल्किस बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2024 का केस है, फरवरी की शायद 8 तारीख को इसका डिसीजन आया था। नगरत्ना जो जस्टिस थे वो और उनके साथ एक और जजेस थे, उन्होंने मिलकर इस पर डिसीजन दिया था। इन्होंने कहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होगा वो गवर्नमेंट जहां पर केस का ट्रायल चला है। ठीक है, जिस भी स्टेट के अंदर में उस पर्टिकुलर केस का ट्रायल चला है वो स्टेट की गवर्नमेंट जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, ना कि वो स्टेट की गवर्नमेंट जहां पे ऑफेंस हुआ है। तो बिल्किस बानो के केस में क्या हुआ था 2002 में, जब वो गुजरात राइट हुए थे, उसमें बिल्किस बानो के साथ रेप किया गया, बहुत सारे लोगों ने किया, उनकी फैमिली 6 लोगों को मार दिया, फैमिली में से 6-7 लोगों को। तो जो कन्विक्टेड पर्सन थे उनको गुजरात गवर्नमेंट ने 14 साल की सजा कंप्लीट होने पे छोड़ दिया। उनको सजा मिली थी उम्र कैद की, बट उनकी सजा कम करके उनको 14 साल की सजा काटने के बाद उनको छोड़ दिया। बिल्किस बानो पहुंची सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि भाई अच्छा, इसमें एक चीज और था, इसमें ये चीज था कि भाई उनका ऑफेंस जो है वो गुजरात में हुआ था, बट वो वहां से ऑफेंस के बाद वो महाराष्ट्र चले गए और उन्होंने एप्लीकेशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमारे केस का जो ट्रायल है वो महाराष्ट्र में चले, क्योंकि गुजरात की जो पुलिस है वो हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। फिर उसके बाद जो है सीबीआई का मामला गया, सीबीआई ने पूरा केस वगैरह देखा, सारी चीजें हुई, सीबीआई ने चार्जशीट जमा की और सीबीआई के बेसिस पे उन लोगों को सजा मिली। तो पूरा ट्रायल जो है केस का वो महाराष्ट्र में चला इनके केस का। अब द पॉइंट ये हुआ कि यहाँ पे दो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गए ना, एक हो गई जहाँ पे ऑफेंस हुआ दैट इज गुजरात की गवर्नमेंट, और एक जगह पे जहाँ पर ट्रायल चला है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, और सजा भी जो है महाराष्ट्र की कोर्ट ने दिया, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा दी वो महाराष्ट्र की कोर्ट ने दी। तो अब सवाल यहाँ पे आया है कि जो महाराष्ट्र की कोर्ट है उसने सजा दी, तो गवर्नमेंट महाराष्ट्र की होगी जो सजा को कम कर सकती है, ना कि वो गवर्नमेंट जहाँ पे ऑफेंस हुआ है गुजरात की गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सजा किसने कम करी थी? गुजरात गवर्नमेंट ने, जबकि सजा गुजरात गवर्नमेंट ने दी नहीं थी, सजा तो है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने दिया। तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बात है वो सही है, दैट कि गुजरात गवर्नमेंट जो है आपकी वो जो है आपकी क्या है,
वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पे जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जिसके पास ट्रायल चला है वो जो है सजा को कम कर सकती है, उसके अलावा और कोई सजा को कम नहीं कर सकती। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? सबसे इंपॉर्टेंट केस है, बहुत लीडिंग केस है, एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस पे सवाल आने के, बहुत ज्यादा, मतलब 99.9%। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड केस और ये सारी चीजें थी इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा कह रहा है आपका सेक्शन 6 की फ्रैक्शन ऑफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट। कह रहा है कि भाई जब भी हमें जरूरत पड़ेगी कि किसी भी पनिशमेंट को, जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उसको कैलकुलेट करने की, ठीक है, तो उसको हम कितना टाइम मानेंगे, कितने साल की होगी वो, है ना, जब हमें जरूरत पड़ेगी। नॉर्मली तो वो इम्प्रिजनमेंट फॉर योर रिमेनिंग लाइफ है, बट जब हमें कभी जरूरत पड़ेगी उसको कैलकुलेट करने की, तो हम उसको कितना मानेंगे। तो ये कह रहा है कि भाई हम उसको 20 साल माने। बताइए कि कैसे, क्या समझिए सिचुएशन। तो कुछ केसेस होते हैं, जैसे जब आप फाइन नहीं देते हैं तो जो भी आपको सजा मिलती है उतनी ही सजा आपको बढ़ा दी जाती है, उसका 1/4 सजा आपको बढ़ा दी जाती है उस फाइन को ना पे करने के चक्कर में। या बहुत सारी अलग अलग जगहों पे आपका पनिशमेंट का जो डे है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब जो है पनिशमेंट का जो कितना टाइम का है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में तो पता ही नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि कोई इंसान कब मरेगा, हो सकता है कल मर जाए या फिर 10 दिन बाद मरे, या हो सकता है 20 साल बाद भी ना मरे। तो अगर जब हमें जरूरत पड़ेगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कैलकुलेट करने की, उस टाइम हम सिर्फ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को हम 20 साल का मानेंगे। अदरवाइज जो है हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब रिमेनिंग जो नेचुरल लाइफ है तब तक ही आप जेल में रहेंगे, ये इसका एक्चुअल मतलब है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी कोई सवाल आपसे पूछेगा कि भाई इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का पनिशमेंट में कितना टाइम आप जेल में रहेंगे, तो आप बोलिए कि पूरी लाइफ जो है आप जेल में रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल जो है आपको वो सजा जो है उसकी कम ना कर दी गई। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे है कि फ्रैक्शन जब करने की जरूरत पड़े, कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े, कितना टाइम जो है उसको जो है वो माना जाएगा उस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को, जब हमें जरूरत पड़ रही है सिर्फ उस सिचुएशन में हम उसको 20 साल मानेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद डेथ पेनल्टी, ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई। केसेस वगैरह जो है आपको मैंने बता दी, दो केसेस आपको ध्यान रखना है। एक बच्चन सिंह, अच्छा बच्चन सिंह एक केस कभी अभी आएगा इसमें आगे। ठीक है, फिर तीसरा आपको पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट में आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे कम मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है किसी भी ऑफेंस में अंडर बीएनएस, दैट इज 24 आवर। इम्प्रिजनमेंट की बात करूं मैं, जेल में रखने की, कस्टडी की नहीं बात करूं। मतलब आपके खिलाफ जब सजा प्रूफ हो जाएगी तो आपको जो मिनिमम एक पनिशमेंट दी गई है वो है आपकी 24 आवर। कौन से केस में? कि जब आप नशे की हालत में, इंटॉक्सिकेटेड वे में आप पब्लिक प्लेस में जाके पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दारू वारू पी लिया, रोड पे जाके हंगामा कर रहे हैं, तुमने मेरा पैसा नहीं दिया, निकालो पैसा, ऐसे करके कोई भी ड्रामा आप कर रहे हैं, तो अगर आपके खिलाफ केस चलता है, केस में प्रूफ हो जाता है कि भाई आपने नशा वशा करके जो है रोड पे जाके हंगामा किया है, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब किया है, देन इन दैट सिचुएशन you will be held for the punishment only up to 24 hours. So this is the minimum punishment that is given under the BNS. And what is the maximum punishment of imprisonment? The maximum punishment is 20 years. बहुत सारे रेप के केस में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। फिर आपका जो है टेररिस्ट एक्ट वगैरह है और बाकी सारे एक्ट वगैरह में आपको बहुत सारे केसेस में आपको 20 साल मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी। 20 से अलावा कहीं भी आपको 25, 30 ऐसा कहीं पर पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अगर होगा तो वो पूरा का पूरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ही है। कहीं पर 20 से ज्यादा की पनिशमेंट कहीं पर भी आपको बीएनएस में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मिनिमम क्या है 24 आवर, मैक्सिमम क्या है आपका बीएनएस में 20 इयर्स। ठीक है, तो ये 24 आवर 35 में दिया गया है, सॉरी 355 में दिया गया है, और जो मैक्सिमम है दैट इज बहुत सारे अलग अलग प्रोविजन में दिया गया है। रेप में, ज्यादातर रेप के केसेस में आपका ये है 20 साल। पनिशमेंट दो तरीके की हो सकती है, सॉरी इम्प्रिजनमेंट दो तरीके की हो सकती है, रिगरस और सिंपल। तो रिगरस का मतलब होता है कि आपको पूरे के पूरे टाइम में आपसे हार्ड लेबर कराया जाएगा। हार्ड लेबर मतलब पत्थर टुरवाया जा सकता है, बोरे जो है आपसे ढुलवाए जा सकते हैं, कैरी करवाए जा सकते हैं। जो पत्थर वगैरह, कहीं बिल्डिंग बन रही है तो उस बिल्डिंग में आपसे बोलेंगे कि आप
पत्थरें ईंटें वगैरह जो है ऊपर लेके जाइए, चढ़ाइए, सीमेंट की बोरियां लेके जाइए, कुछ भी, मतलब हार्ड लेबर कहने का मतलब। और ऑफेंसेस जैसे 313, 310, 6 है ना, 317, 332 है ना, बहुत सारे ऑफेंसेस जिसमें स्पेसिफिकली हमने मेंशन कर रखा है द पनिशमेंट शुड बी रिगरस। तो जहां पे रिगरस होगा देन द कोर्ट हैव नो डिस्क्रिशनरी पावर। कोर्ट जितने साल की भी पनिशमेंट देगा, कोर्ट वहां पर रिगरस इंप्रिजनमेंट ही देगा, चाहे वो 10 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, चाहे 2 साल की हो। जहां पर लिखा होगा एनी डिस्क्रिप्शन, देखिएगा अभी हम लोग जब बीएनएस आगे पढ़ेंगे बहुत सारे ऑफेंसेस की पनिशमेंट, तो उसमें लिखा होगा एनी डिस्क्रिप्शन, जहां पे भी वर्ड लिखा होगा एनी डिस्क्रिप्शन, देन इट मींस इट इज अ डिस्क्रिप्शन अपॉन द कोर्ट टू गिव आइदर रिगरस इम्प्रिजमेंट और सिंपल इम्प्रिजमेंट, वहां पे कोर्ट के ऊपर होगा। लेकिन जहां पे सिंपल लिखा होगा वहां पे कोर्ट सिंपल ही इम्प्रिजमेंट देगा, चाहे कितने दिन की भी दे, है ना, मतलब कितने दिन की, मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है उतने तक ही, उससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। कहीं पर मान लीजिए 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है तो 2 साल तक ही देगा, 2 साल तक इस पनिशमेंट जो है वो सिंपल रहेगी। और उसके बाद सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो दूसरी है दैट इज आपका कि आपको सिर्फ और सिर्फ बिहाइंड द बार रखा जाएगा विदाउट हार्ड लेबर, आपको सिर्फ जेल के अंदर रखा जाएगा सोसाइटी से अलग, 4 दीवारी में कैद करके, बस कोई काम वाम हार्ड लेबर आपसे नहीं कराया जाएगा। सेक्शन 7 जो है वो बात करता है कि सेंटेंस में भी इन सर्टेन केसेस ऑफ होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल, और ही ऑफ नहीं, और सिंपल। कहने का मतलब यह है कि जहां पर आपका पनिशमेंट ये लिखा है कि एनी डिस्क्रिप्शन, तो कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन है कि दैट द कोर्ट कैन लाइक गिव द पनिशमेंट ऑफ रिग्रेस और सिंपल, एंड दैट कोर्ट कैन आल्सो गिव द पनिशमेंट दैट half of the punishment will be given simple and half of the punishment will be given आपका रिगरस, है ना, कि भाई 1 साल की इनको पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट में इनको रहना है, और इसमें 6 महीना जो है ये काम करेंगे और 6 महीने ये बैठ के रोटी तोड़े, ठीक है, ऐसा भी कोर्ट जो है वो कर सकती है। सो इन सिचुएशन में से, लेकिन अगर कहीं पर स्पेसिफिक मेंशन है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी तो वहां पर रिगरस नहीं दे सकती कोर्ट, जहां पे रिगरस लिखी होगी वहां पर सिंपल नहीं दे सकती, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फोर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। फोर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है, उसको फिर सेल वे किया जाता है, सेल वगैरह करके जो भी विक्टिम का कंपनसेशन है, ये सारी चीजें देनी होती है, वो सारी चीजें हम करते हैं। 155, 255 और 256 जो संहिता का सेक्शन है उसमें आपका फोर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। देन लास्ट वन इज फाइन। फाइन क्या होता है भाई? तो फाइन जो है आपके 3 तरीके से लगते हैं। एक पनिशमेंट प्लस फाइन लगेगा आपके ऊपर, एक पनिशमेंट या फाइन लगेगा, मतलब कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट जो है पनिशमेंट देके छोड़ दे आपको या फिर फाइन लगा के छोड़ दे, ठीक है, और एक सिर्फ और सिर्फ फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे फाइन का जो प्रोविजन है वो 3 अलग अलग तरीके से, एक पनिशमेंट के साथ कोर्ट आपके ऊपर फाइन लगा दे कि आपको 10 साल की सजा भी काटनी है और 5 लाख रुपए फाइन भी देना है, ठीक है। फिर दूसरा है कि कोर्ट बोले कि या तो फाइन दे दे या तो पनिशमेंट काट ले। तो जहां जहां पे और लिखा रहेगा वहां पे ऑप्शन है कोर्ट के ऊपर कि फाइन लगा के छोड़ भी सकता है आपके ऊपर, है ना, सजा नहीं देगा। लेकिन जहां पे एंड लिखा होगा मतलब कोर्ट के ऊपर राइट है कि वो दोनों देगा, ठीक है। और कहीं कहीं पर आपको लिखा रहेगा बोथ, है ना, तो बोथ लिखा रहेगा मतलब कोर्ट दोनों दे सकता है। और उसके बाद कोर्ट जो है आपका जो थर्ड ऑप्शन है, जैसे कुछ छोटे मोटे केसेस होंगे, है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट फाइन लगा के भी छोड़ सकता है ना, फाइन की सिर्फ पनिशमेंट होगी, उसके अलावा कुछ चीजें आपके ऊपर नहीं देगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके के प्रोविजन है, आप कोर्ट जो है वो आपके दे सकते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े यहां से। कोई सवाल यहां तक किसी का? क्वेश्चन आंसर एक बार कर लेते हैं। जिन्होंने हैंड सेकंड वाज पैनल, हाँ कृति, ये देखिए कुछ नया है इनका नाम, पैनल सर्विट्यूड क्या मतलब होता है? कृति किसी को पता है इसके बारे में? क्या होता है इसका मतलब? ये इतने लोग जुड़े हैं अलग अलग जगह से, किसी को कुछ ना कुछ तो मालूम होगा इसका मतलब, गूगल करके बता दीजिए यार कम से कम कोई, तब तक हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? सारी चीजें क्लियर है? और जिन लोगों ने हैंड रेस कर रखा, अगर इनका कोई सवाल नहीं है तो आप लोग प्लीज अपना हाथ नीचे कर लें। विक्रांत और हरि हरिओम। हार्ड लेबर, अच्छा, तो हार्ड लेबर तो आपका अच्छा, वो मेरे ख्याल से उसमें इम्प्रिजनमेंट में ऐड हो है, इस वजह से चीजों को हटा दिया, ठीक है। ठीक है, तो मतलब
ये चीजें ऐसे नॉलेज के लिए, वैसे एग्जाम में कभी ये सवाल आपका आया नहीं, पर फिर भी नॉलेज के लिए याद रखिएगा कि पहले 6 पनिशमेंट थी, फिर 5 हुई, और एक पनिशमेंट जो है हम लोगों की चेंज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन से हमने इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ किया, एंड देन अगेन वी हैव 6 पनिशमेंट। द न्यू पनिशमेंट इज कम्युनिटी सर्विस। देन अब आ जाते हैं सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 जो है वो फाइन के बारे में स्पेसिफिक करता है चीजों को, कि फाइन कितना लगेगा, कब फाइन अगर आप पे नहीं करेंगे तो सजा कितनी मिलेगी, इन सारे चीजों के बारे में स्पेसिफिक करता है। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है, बाकी इतना ज्यादा इसमें समझने की चीज नहीं, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बताऊंगा, इन बस चीजों को ध्यान में रखेगा और इसके अलावा कुछ नहीं। पहला कहता है कि भाई अगर कहीं पर फाइन कितना लगाना है वो मेंशन नहीं है, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है कि भाई फाइन अप टू 10 लाख रुपीज, जैसे कि आप अभी पढ़ेंगे ना, वो एक वो है ऑफेंस है क्या, जो मिल के अगर आप करेंगे तो कौन सा ऑफेंस अभी नया ऐड हुआ है, मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, चलिए ध्यान नहीं आ रहा है उसका नाम। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ ऑफेंस में स्पेसिफिकली फाइन मेंशन कर दिया गया कि भाई कितना फाइन होगा, 10 लाख, 5 लाख, अप टू कितना कोर्ट लगा सकते हैं। तो अगर मेंशन है तब तो वो फाइन कोर्ट लगाएगा, उतना अमाउंट तक का कोर्ट लगा सकता है। लेकिन अगर कहीं पर फाइन का अमाउंट मेंशन नहीं है, सिर्फ फाइन लिख दिया हमने, तो कितना लगेगा। तो इसके लिए सेक्शन 8 का सबसेक्शन जो है 1 जो है वही कहता है कि व्हेन नो सम इज एक्सप्रेस टू विच ए फाइन में एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड। क्या है कि भाई अगर कहीं पर हमने फाइन का एग्जैक्ट नंबर हमने मेंशन नहीं कर रखा है, तो फाइन जो है कोर्ट कितना भी लगा सकता है, अनलिमिटेड लगा सकता है, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। अब इस वर्ड का मतलब क्या है एक्सेसिव का, बताइए एक्सेसिव का क्या मतलब। सर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा, मैक्सिमम। हाँ हाँ बताइए, एक्सेसिव का मतलब क्या है। इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो दे ही नहीं सके फाइन। हाँ मतलब कहने का है कि औकात से बाहर नहीं होना चाहिए उसके, सिंपल सा मतलब, ऐसे इसको इस वर्ड से इसको याद रखिएगा कि इतना ज्यादा ना हो कि वो जो पर्सन है जिसके ऊपर फाइन लगाया गया है उसकी औकात से बाहर हो जाए, है ना। अब अंबानी के ऊपर हम 1 करोड़ का फाइन लगा देंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, वो 1 करोड़ आराम से पे कर देगा। लेकिन कोई गरीब आदमी है, कोई एक गरीब आदमी है जिसके पास खाने पीने का नहीं है, ठीक है, अब उसने कोई क्राइम कर दिया और वहां पे लिखा है कि फाइन, अब उसको कहा कि भाई आप 1 करोड़ रुपया जमा करो, अदरवाइज तुमको जो सजा है वो हम देंगे। तो 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाएगा बेचारा, अपना किडनी वगैरह पूरे बॉडी का पार्ट बेच देगा तब भी नहीं ला पाएगा। तो एक्सेसिव यहाँ पे मतलब है कि द कोर्ट विल चेक द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन जिसने क्राइम कमिट किया है, ठीक है, वो उतना पे कर पाएगा कि नहीं। और उस ऑफेंस को भी हम देखेंगे कि अब किसी ने चोरी करी है 10,000 रुपए का सामान किया और उसके ऊपर हमने फाइन लगा दिया 1 लाख का, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑफेंस क्या हुआ है एंड द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन हु इज पेइंग, दोनों चीज हम यहाँ पे ध्यान रख के फाइन को लगाएंगे। अगर जब हम फाइन कहीं पर मेंशन है कि सिर्फ फाइन होगा और कितना होगा वो नहीं मेंशन, ठीक है। दूसरा है कि इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। कह रहे हैं कि जब मान लीजिए आपने 2-3 ऑफेंस किया, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट। इसको देख के ये सेक्शन कह रहा है, कहाँ गया इसका, क्योंकि ये क्या कहते हैं उसको साथ में चलेगी या अलग अलग चलेगी उसके बारे में बात करता है। लिमिट इम्प्रिजनमेंट फॉर, कहाँ गया ये वाला, सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, 1-2 यही है ना, इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर। हाँ इसमें क्या कह रहा है, देखिए समझिए बात, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन, इम्प्रिजनमेंट भी था और आपका
फाइन भी है, ठीक है। और दूसरा एक केस है, यहाँ इसको देखिएगा तो यहाँ पे अच्छा समझ में आएगा आपको। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें आपका इम्प्रिजनमेंट है और फाइन भी है, ठीक है। एंड विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू फाइन, जिसमें कोर्ट ने उसके ऊपर से फाइन लगाया है। कोर्ट ने कहा कि आपको सजा काटने की जरूरत नहीं, आप 10,000 रुपये जमा कर दो, ठीक है। या फिर कोई दूसरा केस है जिसमें विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट है, whether with or without imprisonment, or in every case the offense is punishable with imprisonment or fine or with fine only, ठीक है। या फिर कोई ऐसा केस है जिसमें इम्प्रिजनमेंट है विथ फाइन, इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है, और या सिर्फ फाइन है, और उस जगह पे उसको फाइन उसके ऊपर लगाया गया। कहने का मतलब जो तीनों सिचुएशन हमने देखी थी, एक सिचुएशन है इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन, इम्प्रिजनमेंट या फाइन या फिर फाइन, इन तीनों कोर्ट ने सिर्फ जो है उसके ऊपर फाइन ही लगाया और सजा जो है नहीं दी उसको, ठीक है। या फिर सजा दी भी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर उसने वो फाइन नहीं पे किया तो उस फाइन की जगह पे उसको एक्स्ट्रा पनिशमेंट काटनी पड़ेगी, और ये एक्स्ट्रा पनिशमेंट जो उसकी नॉर्मल पनिशमेंट होगी उससे उससे हटके होगी। ऐसा नहीं होगी कि मतलब उसी के अंदर आएगी। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझिए कि कोई एक पर्सन है ए हमारा, इसने चोरी करी, कोर्ट ने इसको बोला कि आपको 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट काटनी है, प्लस आपको 6,000 रुपया फाइन जमा करना है, ठीक है। 6,000 रुपया फाइन जमा करना। अब इसने बोला कि सर हमारे पास तो पैसा नहीं, हम 6,000 रुपया फाइन नहीं जमा करेंगे, तो इसकी जगह पे 6,000 की जगह पे, अभी समझने के लिए इसमें बहुत सारा फ्रैक्शन अभी हम लोग उसको समझाएंगे, बस अभी समझने के लिए कोर्ट ने कहा कि चलिए आपको है 2 महीना और जेल काटना पड़ेगा। आपने 6,000 रुपया नहीं जमा किया तो आपको 2 महीना और जेल काटना पड़ेगा। ये सिर्फ समझने के लिए आप एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि इसका रूल थोड़ा डिफरेंट है, ये समझने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ये 2 महीना कोर्ट ने एक्स्ट्रा कहा है कि आपको काटना पड़ेगा, तो 2 महीना मतलब कि ये 1 साल प्लस 2 महीना, ठीक है। यही कह रहा है कि जब उस पर्सन ने अपना फाइन अमाउंट नहीं पे किया तो जो उसको उस फाइन के बदले पनिशमेंट दी जाएगी वो उसकी पनिशमेंट से, जो बाकी पनिशमेंट है उनसे एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। विथ इम्प्रिजनमेंट देखिए, in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term, कुछ टाइम के लिए उसको जो है वो सजा काटनी पड़ेगी। with imprisonment shall be excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may liable under the commutation of the sentence। कहने का सिंपल सा यही मतलब है कि भाई मान लीजिए उसकी जो सजा है उसको हमने सजा भी दी और फाइन भी लगा, ये सिर्फ हमने उसके ऊपर फाइन लगा दिया और उसको कोई सजा नहीं दी, हमने उसकी सजा माफ कर दी, बोला कि तुम फाइन दे दो और तुमको कोई सजा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसने फाइन भी नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो सजा लगाई जाएगी वो उसकी अलग से उसको काटनी पड़ेगी। बाद में ये नहीं कहे कि भैया फाइन के लिए भाई आप हमें कोई केस करो या ये सारी चीजों, नहीं, फाइन का वसूल करने के लिए हम उसको कोई सजा दे देंगे, 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, जो भी देंगे हम सजा, वो उसकी अदर पनिशमेंट से हटके होगी। जो वो पनिशमेंट के लिए काट रहा है वो तो काट ही रहा है, लेकिन एक फाइन ना पे करने के लिए एक अलग सा सजा वो काटेगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारा कह रहा था। हमेशा याद रखिएगा जो फाइन की इम्प्रिजनमेंट मिलती है, पेमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, पनिशमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, सॉरी, पनिशमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, वो हमेशा अलग से चलती है उसकी पनिशमेंट, ठीक है, वो साथ में नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि कितना पनिशमेंट मिलेगी अगर इम्प्रिजनमेंट भी मिला है और फाइन भी मिला है पनिशमेंट में, और आपने जो है वो इम्प्रिजनमेंट काटा और बोला कि हम फाइन नहीं पे करेंगे, तो कह रहा है कि उस ऑफेंस की जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट होगी उसकी 1/4 आपको फाइन का जो है वो सजा मिल सकती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक ऑफेंस है जिसकी सजा हम लोग मान लेते हैं 4 साल है, 4 ईयर, और प्लस फाइन है, तो कोर्ट ने आपके ऊपर 4 साल की पनिशमेंट लगा दी। अब जब 4 साल की पनिशमेंट लगाई तो आपके ऊपर फाइन भी लगाया 10,000 रुपए का, ठीक है। आपने ये 10,000 रुपया नहीं पे किया, तो कोर्ट जो मैक्सिमम पनिशमेंट इस 10,000 को नहीं पे करने के लिए आपके ऊपर लगाएगा वो लगाएगा 1 साल का, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोलेगा कि 4,000 तुम उसकी सजा काटो और 4 साल तुम उसकी सजा तो काट ही रहे हो, 4 साल तुम और 10,000 रुपए नहीं पे करने की सजा काटोगे, नहीं। कोर्ट जो मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन इस केस में वो है 1/4 ऑफ द पनिशमेंट जिसके लिए उसको सजा मिली। तो 4 साल उसको सजा उधर मिली है, तो अगर वो फाइन नहीं पे कर रहा है तो उसको 1 साल और एक्स्ट्रा मिलेगी, तो 4 1 5 साल वो काट के जेल से बाहर आ जाएगा, ठीक है।
फिर कह रहा है इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, मतलब कि वही कि भाई जब सजा आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा जो पनिशमेंट मिल रही है फाइन ना पे करने के लिए, वो आपकी रिगरस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर, है ना, वो सारा कोर्ट डिसाइड करेगा वो, है ना। ये देखिए फाइन का 5 नंबर, 4 नंबर, सॉरी 4 नंबर ये कह रहा है कि भाई imprisoned with the court imposed in default of payment of fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense, है ना। जिस चीज के लिए उसको सजा मिली है वो एनी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, मतलब यहाँ पे सिंपल भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन उसके बाद 5th पॉइंट कहता है कि imprisonment for non payment of fine when the offense is punishable with fine और community service। अब ये समस्या आ गई भाई कि हमने ये देखा कि भाई सजा जहां पे मिल रही है और फाइन मिल रहा है, तो उस टाइम में तो हम निकाल ले रहे हैं कि भाई क्या जो है इसको इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन सजा मिलेगी, हमने उसका 1/4 निकाल लिया। लेकिन अब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो सिर्फ फाइन थी, सिर्फ फाइन थी। तो उस सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस फाइन को नहीं पे करने के लिए उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक कैटेगरी बना ली कि मान लीजिए उसकी जो पनिशमेंट में हमने जो फाइन लगाया वो 5,000 रुपए एक्सीड नहीं करता है, उसको जो हमने फाइन लगाया उसके ऊपर वो 5,000 रुपए एक्सीड नहीं कर रहा है, तो उसको ना पे करने पर उसको मैक्सिमम 2 महीने तक की सजा दी जा सकती है, ठीक है। अगर फाइन का अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है तो पनिशमेंट 2 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी। अगर फाइन का अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा है और 10,000 से तक का है तो वो जो पनिशमेंट है वो 4 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। और अगर वही अमाउंट जो है आपका 10,000 से ज्यादा एक्सीड कर रहा है तो आपको फिर 1 ईयर तक मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ फाइन के लिए वो अगर क्या कहते हैं उसको पनिशमेंट है उस ऑफेंस में सिर्फ फाइन पनिशमेंट है, तो अगर फाइन आपका 5,000 रुपए तक का है तो आपको फाइन ना पे करने पर 2 महीने तक की पनिशमेंट मिल सकती है। अगर वही फाइन आपका 10,000 रुपए तक का है तो आपको पनिशमेंट जो है 4 महीने तक की मिल सकती है। और अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का है, 1 लाख का लग गया, 2 लाख का फाइन आपके ऊपर, 3 लाख का फाइन है, 5 लाख का फाइन, आप उसको नहीं पे करते हैं तो आपको उस सिचुएशन पे सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। फिर उसका 6A है, 6B है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट, इसमें बस इतना याद रखना है आपको कि जैसे मान लीजिए आपका फाइन आपके ऊपर लगा लेकिन कोर्ट ने उसको क्या किया, लिवाइड कर लिया बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, आपकी जमीन वगैरह बेच के आपका फाइन वसूल कर लिया, तो आपको उसकी इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी, वो टर्मिनेट हो जाएगी। फिर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आया कि भाई 5,000 रुपए का आपके ऊपर फाइन था, ठीक है, और आपने उस फाइन को नहीं पे किया तो इसके लिए आपको 2 महीने की सजा दी गई। अब आपने 1 महीने की सजा काट ली लेकिन उसके बाद आपकी हालत खराब हो गई, आपने कहा भाई 1 महीना तो बड़ा एकदम नर्क जैसा कटा है मेरा, अब आगे का 1 महीना अगर हमने जेल में काटा तो हम तो मर जाएंगे। तो एक काम करते हैं कि 5,000 में से 2,500 की तो सजा हमने काट ली 1 महीना, 2,500 रुपये हम और पे कर देते हैं कोर्ट को और अब मेरी जो 1 महीने की सजा है वो कैंसिल हो जाएगी। तो यही आप कर सकते हैं कि अब मान लीजिए 1 महीने की सजा आपने काट ली, तो अब 1 महीने की सजा के लिए आपको 5,000 नहीं पे करना है, अब 2,500 रुपये आपको पे करना है। आप 2,500 पे करेंगे और आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है मतलब वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? बताइए फटाफट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 सेक्शन है, 11 और 12, 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनको देख लीजिए फिर हम लोग का क्लास आज की खत्म हो जाएगी, बाकी फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिंपल सा होता है आपका काल कोठरी, आप लोगों ने सुना होगा कभी ये नेम, कि आपको एक 4x4 के कमरे में रखा जाता है ना, एकदम अंधेरा होता है, उसमें कुछ नहीं होता, बस एक टॉयलेट होगा साइड में और आपका खाना पीना जो है एक छोटा सा बॉक्स रहेगा उसके अंदर आएगा, खाएंगे आप, फिर वहीं सोएंगे, वहीं जो है सारा अपना काम करेंगे। तो उसमें जो है बेसिकली बहुत जो खतरनाक टाइप के क्रिमिनल होते हैं जिनकी सजा बहुत खतरनाक होती है उनको रखा जाता है, और उन लोगों को रखा जाता है जिनकी जो पनिशमेंट है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। सो ऑलवेज ए कन्विक्टेड पर्सन हु इज इन्फ्लिक्टेड रिगरस इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट, उसको ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान में रखना,
कि किस पर्सन को सॉलिटरी कंफाइनमेंट रखा जा सकता है? वो पर्सन जिसकी इम्प्रिजनमेंट जो है रिगरस है, पहली बात, ठीक है। और दूसरा, जो कन्विक्टेड पर्सन है, कहने का मतलब है जिस इंसान के खिलाफ केस चल रहा होगा उस इंसान को हम सॉलिटरी कंफाइनमेंट में नहीं रख सकते। जिसका भी ट्रायल चल रहा है, अभी सजा कंफर्म नहीं हुई है, उसको हम सॉलिटरी कंफाइनमेंट में नहीं रखेंगे। जिसकी सजा कंफर्म हो चुकी है, कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई ये अब एक मुजरिम है, इसको जो है अब 10 साल की सजा हम देते हैं, और 10 साल की कैसी सजा है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो उसी पर्सन को हम सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रख सकते हैं, ठीक है। और सॉलिटरी कंफाइनमेंट में कितना टाइम के लिए रखा जा सकता है? मैक्सिमम 3 मंथ। लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो 3 मंथ का पीरियड है वो एक ही बार में रख दिया आपने। अब 1 महीना मतलब 3 महीना किसी इंसान को आप एकदम काल कोठरी में रखेंगे तो वो शायद वहां से उसकी लाश ही निकलेगी 3 महीने के बाद। जिंदा तो इंसान नहीं निकलेगा। एकदम अंधेरा जगह, छोटा सा रूम, सिर्फ खाना आ रहा है, खा रहे हैं और आप वहां पे फ्रेश हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप जो है मर जाएंगे 3 महीने में। तो इसलिए इसको ब्रेक करके दिया जाएगा। आपको कैसे ब्रेक करके दिया जाएगा और कितना कितना किस केस में मिलेगा, तो ये भी आगे के सेंटेंस में आपको पढ़ने को मिलेगा। पहले कह रहा है कि अगर आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, वो 6 महीने से ज्यादा की नहीं है, तो आपको जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 1 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। मैक्सिमम 3 महीने का है, लेकिन अगर आपकी सजा ही 6 महीने की है तो आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने से ज्यादा का नहीं मिलेगा। मतलब कि 5 महीना आप नॉर्मल जैसे सजा काट रहे वैसे काटेंगे, और मैक्सिमम 1 महीना आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रह सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि 6 महीने से 1 साल तक की होगी तो 2 महीने तक का, है ना। किसी को अगर 8 महीने की सजा मिली है, 10 महीने की मिली है, 1 साल की मिली है, तो 2 महीना उसमें वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट में रहेगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेगा। बाकी की सजा वो नॉर्मल जैसे काटते हैं वैसे काटेगा। किसी का 1 साल से ज्यादा की सजा है तभी उसको मैक्सिमम 3 मंथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर में हमने भी पढ़ा कि मैक्सिमम किसी को 3 मंथ के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पूरे उसके जो सजा है उसमें रखा जाएगा, तो तभी जब उसकी जो पनिशमेंट है वो 1 साल से ज्यादा की, मतलब किसी को 10 साल की सजा मिली है, 5 साल की मिली है, 7 साल की मिली है, 14 साल की मिली है, 20 साल की मिली है, तो इन्हीं लोगों को पूरे इस काल में एक बार जो सजा मिलेगी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, दैट इज मैक्सिमम 3 मंथ। ऐसा नहीं कि भाई 1 साल आपने 3 महीना दिया, फिर आगे 1 साल 3 महीना, फिर आगे 1 साल 3, नहीं, पूरे उसके पनिशमेंट में एक ही बार सजा मिलेगी अप टू 3 मंथ की। और वो 3 मंथ की भी ऐसा नहीं कि एक ही बार में मिल जाएगी, उसको भी पार्ट पार्ट में दिया जाएगा। कैसे, उसको समझिए। नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है, सेक्शन 12 में ये बात कही जा रही है। सेक्शन 12 कह रहा है लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये जो 1 महीने की सजा है, 2 महीने की है, 3 महीने की है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, ये ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार दे देंगे, है ना। इसमें डिपेंड करेगा कि आपका कैसा कैसा है। ये कह रहा है कि अगर आपकी जो सजा है, ठीक है, वो आपकी लेस देन क्या है, no case exceed 14 days at a time between the period of solitary confinement, not less than during this period। अगर 3 महीना से ज्यादा की सजा वो एक्सीड नहीं करती है, मतलब किसी इंसान की सजा जो है 3 महीने तक की है, तो उसमें अब देखिए यहाँ पे क्या रूल है, पहले इसको समझिए फिर से। 6 महीने तक की सजा है ये, तो उसमें 1 महीने की सजा मिलेगी। लेकिन अगर किसी इंसान को 3 महीने की सजा मिली, ठीक है, तो उसको हम 14 दिन के ब्रेक में 1 महीने तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम दे सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं कि 6 महीने तक की सजा में 1 महीने तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला है, लेकिन अगर किसी को मान लीजिए 3 महीने की सजा मिली, तो कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा, ये 1 महीने वाला, कि उसको सजा कितनी मिलेगी, 1 महीने तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकती है। तो इस सिचुएशन में हम उसको 14 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं, एक बार में 14 दिन मैक्सिमम, ठीक है। और जब हम 14 दिन की सजा देंगे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देंगे, तो फिर 14 दिन का गैप होना जरूरी, ठीक है। एक बार हम किसी को 14 दिन के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखेंगे तो फिर 14 दिन के, जितने दिन का हम देंगे उतने दिन का हम गैप रखेंगे। मान लीजिए मैक्सिमम 14 दिन हमने रखा, किसी को हमने 10 ही दिन दिया, जैसे किसी की सजा जो है वो मान लीजिए 3 मंथ की है, 3 मंथ में इसको हमको 1 महीना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना है, तो हमने क्या किया कि 10-10 दिन डिवाइड कर दिया, कि 10 दिन 1 मंथ में रखेंगे, फिर 10 दिन 1 मंथ में रखेंगे, फिर 10 दिन 1 मंथ में रखेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर हम 10 दिन दें, फिर 10 दिन जो है हम रोक लें, उसको नॉर्मल डेज में लाकर रखें, फिर 10 दिन दें, फिर 10 दिन जो सजा दें, फिर 10 दिन दें, फिर 10 दिन सजा दें। तो कहने का मतलब है हमारे इनिशियल 2 मंथ में 30 दिन की सजा इसको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 14 दिन वाला जो रूल है उसको भी एक्सीड नहीं कर रहे हैं, और जो 10-10 दिन का गैप रखना है वो भी हम यहाँ पे रूल फॉलो कर ले रहे हैं, ठीक है।
तो ये तरीका है। पहला कब, जब 3 महीने तक की सजा होगी नॉर्मल रेगुलर इम्प्रिजनमेंट आपको, तब 3 महीने से जब ज्यादा की सजा होगी किसी को, तो उस केस में आप 7-7 दिन के गैप से आप रखेंगे, और हर गैप में आप क्या करेंगे, उसको 1 महीने में ही 7 दिन देंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे जो है आपका वो महीने वाला नहीं है पॉइंट, ऊपर में जहाँ पे 14 दिन की सजा होगी, 14 दिन आप मैक्सिमम पीरियड में रख सकते हैं, वहां पे आपका महीने का नहीं है। आप एक दिन 14 दिन दिया, फिर एक दिन 14 दिन देकर फिर आप नेक्स्ट मंथ में 14 दिन में आप दे सकते हैं, है ना। ऐसे करके भी आप दे सकते हैं, 10-10 दिन करके इनिशियल 2 महीने में भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो 3 महीने से जब आपकी ज्यादा की सजा होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, उस केस में आपको जो सजा मिलेगी वो 7-7 दिन के गैप पे मिलेगी, ठीक है। और 7 दिन के गैप में मिलेगी वो तो ठीक है, बट 1 महीने में एक ही बार 7 दिन का मिलेगा। कैसे, इसको समझिए, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये जनवरी का मंथ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पहले तो जनवरी में एक बार आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जाएगा 7 दिन के लिए, ठीक है, पहली बार। दूसरा, 7 दिन देने के बाद हम फिर 7 दिन का गैप करेंगे। तो मान लीजिए हमने 1 से 7 जनवरी तक हमने आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया। अब जो है हम 7 दिन का गैप करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर 14 तारीख के बाद से 15 तारीख से आपको हमने रेगुलर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना स्टार्ट कर दिया, नहीं। हम जो अब आपको दूसरा देंगे वो 1 फरवरी से देंगे। कहने का मतलब 1 महीने में आप कभी भी एक मंथ में मतलब एक ही बार वो आप एक ही बार 7 दिन आप दे सकते हैं। और जब आप 7 दिन का देंगे तो आप जो है वो गैप करेंगे 7 दिन का। अब नॉर्मल जनवरी के फर्स्ट वीक में हमने दिया, तो मान लीजिए ये तो रूल बन जाएगा 7 दिन का गैप करके हम फरवरी के फर्स्ट डे से दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि जनवरी की हमने 24 से 27 तक 24 से 31 तक जो है हमने इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, ठीक है। जनवरी के लास्ट वीक में हमने इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, तो क्या हम दूसरे महीने में स्टार्ट कर सकते हैं फरवरी के फर्स्ट वीक से? नहीं। अब हमें जो फरवरी का जो फर्स्ट वीक है वो हमें गैप रखना पड़ेगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में उसमें नॉर्मल पनिशमेंट की तरह उसको हम रखेंगे, एंड देन फरवरी के जो 8 तारीख है वहां से उसका नेक्स्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 2 रूल है, पहला कि 1 महीने में एक ही बार 7 दिन रख सकते हैं, दूसरा कि जब भी देंगे हम, चाहे वो कोई भी डेट हो, आपको 7 दिन का गैप भी रखना पड़ेगा। दोनों चीज समझ में आ रही है? महीने में एक बार 7 दिन, और जब आप देंगे तो उसके बाद 7 दिन का गैप भी, ठीक है। इसको अगर रीड करें, देखिए क्या कह रहा है कि अगर जो सेंटेंस है आपकी, सेंटेंस मतलब आपकी रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3 महीने से ज्यादा की है, तो आपको जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जाएगा तो वो टाइम जो है एक बार में 7 दिन से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा इन 1 मंथ, इन एनी 1 मंथ, ठीक है। of whole imprisonment awarded with interval between the period of solitary confinement of not less than duration that such period। मतलब कि जितना solitary confinement जितने दिन के लिए आपको रखा गया है उतना दिन का आप गैप भी करेंगे। तो अगर जनवरी की फर्स्ट वीक में आपने दिया तो जनवरी की सेकंड वीक गैप रहेगा, थर्ड और फोर्थ भी गैप रहेगा, क्योंकि फिर आप उसी मंथ में दोबारा नहीं दे सकते 7 दिन का। दूसरा कि अगर जनवरी के लास्ट वीक में आपने दिया है तो फिर फरवरी का फर्स्ट वीक गैप रहेगा। ऐसा नहीं आप कहेंगे भाई 1 महीना पहला जनवरी महीने का तो हमने दे दिया, अब तो हम फरवरी महीने का दे रहे हैं, नहीं। अब आपके ऊपर जो 7 दिन का गैप वाला रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। तो जितना दिन आप रखेंगे, ये मैक्सिमम पीरियड 7 डेज है, आप 2 दिन भी रख सकते हैं, 5 दिन भी रख सकते हैं, मैक्सिमम 7 दिन आप रख सकते हैं। तो जितना दिन में आप रखेंगे उतने दिन का गैप आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक या नहीं? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। इसके बाद देन नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा सारी चीजें। ये नोट्स हैं आपके बेसिकली, जो मैं थोड़ा सा देखता हूँ। ये देखिए, जैसे इसमें सारी चीजें मेंशन है कि किस किस सिचुएशन में आपको कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी। तो ये नोट्स है, मैं आप लोग अभी क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। थोड़ी इसमें डिटेल में सारी चीजें रहती हैं, केस लॉस के साथ रहती हैं, तो ये चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। वही सुनील बत्रा वाला केस है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, भाई आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देंगे तो आप सही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, है ना। जो प्रोसीजर आप इसको फॉलो करेंगे, ये सारा प्रोसीजर बताया गया। अगर आप प्रोसीजर को फॉलो नहीं करें तो इसका मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी आपके फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 का वायलेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगे। वैसे रीडिंग चीजें होती हैं तो इसके लिए उतना कुछ समझाने वाली चीजें, जो समझाने वाली चीजें थी वो ये थी आपको, ठीक है। तो आई बिलीव यहाँ तक सब क्लियर होगा आप लोगों को।
जो भी है, बाकी छोटी मोटी चीजें नोट से आप कर लेंगे, बाकी और कुछ बचेगा तो हम लोग एक बार जब वीडियो आप लोग देखिएगा तो कोई चीज भी अगर डाउट आएगा तो कल की क्लास में इनिशियल 5 मिनट में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर कोई सवाल